हेलो स्टूडेंट्स, बुक का नाम है आपका समकालीन विश्व राजनीति। पॉलिटिकल साइंस की दो बुक हैं जिसका आज हम इसमें पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में इस बुक में आपके मैटर्स हैं, ये बताए हुए हैं और इसी बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम पढ़ेंगे। आपकी बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व राजनीति बुक का पहला चैप्टर, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका, बोल सकते हैं आप यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके मध्य उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध का नाम दिया गया था। इसका इंट्रो पढ़ते हैं हम, परिचय इसका चैप्टर का, क्या क्या इसमें बताया गया है, क्या क्या इसमें घटनाक्रम दिए हुए हैं, इनके बारे में हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। यह अध्याय, ये जो चैप्टर है, इस पूरी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होगी इस पुस्तक के दौरान। समकालीन विश्व राजनीति आपकी बुक का नाम है ये, और इसमें बातें जो होंगी वो होंगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। और शीत युद्ध का दौर, ये जो क्षेत्र है शीत युद्ध का, ये एक ऐसी राजनीति की शुरुआत, नई राजनीति की शुरुआत इससे आप बोल सकते हैं। इसके समाप्तिकरण के बाद में एक नई राजनीति विश्व पटल पर एक नई राजनीति के रूप में उभर के आई थी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाएं उभर के आई थी, और इसके पहले की जो परिस्थितियां हैं वो एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की स्थितियां थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है इस पूरी पुस्तक के लिए एक आधारशिला या आप बोल सकते हैं नींव का कार्य करता है। जैसे कि एक मकान या हाउस जैसे होता है, उसकी नींव होती है ना, जो जिस पर पूरा घर टिका होता है, उसी प्रकार से ये पूरी पुस्तक का जो निचोड़ कह सकते हैं, पूरी पुस्तक के लिए आधारशिला का काम कौन करता है? यही चैप्टर करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। शीत युद्ध की जो समाप्ति है उसके बाद में समकालीन विश्व राजनीति हमारे कालों से जुड़ा, जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान है, इससे जुड़ी हुई राजनीति से की शुरुआत की तरह देखा जाएगा। इसकी जो समाप्ति है, हमारी जो अब इस टाइम पे वर्तमान में जो राजनीतियां चल रही हैं, वर्तमान में जो स्थितियां हैं, वो इससे जुड़ाव रखती हैं। राजनीति विज्ञान एक छोटा सा टॉपिक या एक छोटी सी विषय न होकर एक समग्र उसको आप कह सकते हैं। इसमें आपके सामाजिक मुद्दे, आपके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे, आपके देश से विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने भी होते हैं वो सभी राजनीतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। एक सामाजिक प्राणी के लिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसमें आप देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति है जो, वो समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, और आपकी जो पुस्तक है ये समकालीन विश्व राजनीति, यही इसकी विषय वस्तु है। इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो किससे जुड़े हुए दिए हैं? विश्व राजनीति से जुड़े हुए, समकालीन विश्व राजनीति से जुड़े हुए दिए हुए हैं। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन कौन सी हैं दो महाशक्तियां? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। आप ये समझ कि शीत युद्ध से जो भी मैटर रिलेट करता है वह इन दोनों महाशक्तियों के ही करता है। कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन्हीं के मध्य ये तनावपूर्ण स्थिति थी। बाद में इन दोनों ने अपना अपना आधिपत्य जताने के लिए, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए को अपने साथ में जोड़ा, कुछ मिलिट्री अलायंस भी बनाए, कुछ सैनिक संघ गठबंधन भी किए। ऐसे में करके इनकी गुटबाजी होती गई, या आप बोल सकते हैं ध्रुव बनते गए विश्व में। इनका जो मुख्य अखाड़ा रहा है, अखाड़े से आशय इनके जो युद्धीय क्षेत्र बोलते हैं, तनाव जो स्थिति अधिकतर रही है वो यूरोप में रही है। इनके युद्ध का जो केंद्र है वो कौन रहा है? यूरोप में। हालांकि फैला बाहर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूरोप पे प्रभावित किया है इन्होंने। ऐसे में करके आप बोल सकते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अपने अपने गुटों को इस तरीके से बना चुकी थी कि ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो चुका था। इसमें हम चैप्टर में यही चीजें समझेंगे।
यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। ये जो चैप्टर है शीत युद्ध की समर स्थलियां, जो जुड़ाव है शीत युद्ध से, वहां तक जो जो घटनाक्रम शीत युद्ध के दौरान जहां जहां हुए, वहां तक ये चैप्टर हमें रिलेट करेगा, बताएगा हमको। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें एक आएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम डिटेल में बाद में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जब ये दो ध्रुवीय, ये दोनों महाशक्तियां अपना अपना खिंचाव करने लगी, अपने अपने गुट बांटने लगी, अपने अपने इन्होंने ध्रुवीय स्थिति बना दी विश्व में, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व के सामने थर्ड ऑप्शन यानी कि तीसरा विकल्प बनकर उभरा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका सदस्य या संचालक बोल सकते हैं हमारा भारत देश भी था। भारत देश इसके अकॉर्डिंग था, भारत देश ने इसी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया था, इस वजह से ये हमारे लिए मुख्य भूमिका रखता है पढ़ने की दृष्टि से। और किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे, ये दोनों जो महाशक्तियां हैं, इनका जो दबदबा था विश्व पर, उसको किस प्रकार से इसने चुनौती दी, किस तरीके से इसने उसको देखा, उसकी खिलाफत की, ये हम पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा, कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलनों को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। जो कि गुटनिरपेक्ष देश हैं, उन्होंने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की। क्या की? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और इसके जो प्रयास रहे उसकी चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे। और किस तरह इन देशों ने, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बोल सकते हैं संगठित रूप था, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे, उन्होंने आर्थिक विकास किस तरीके से, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है उनका कैसे आर्थिक विकास किया, और राजनीतिक स्वतंत्रता का कैसे उन्होंने ये साधन अपनाया। ये अभी आपको अटपटा सा लग रहा होगा थोड़ा सा, ये क्या वर्ड है, इनका क्या मीन्स है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम भारत के नागरिक होने और पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में या जिस घटनाक्रम को हम पढ़ रहे हैं उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत की क्या एक पहचान है, भारत ने क्या रोल निभाया उसमें, ये चीज भी हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत के क्या है, नागरिक हैं। तो इस अध्याय के अंत में, चैप्टर जब आपका खत्म हो लेगा, उसमें हम पढ़ेंगे भारत की क्या भूमिका रही थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर, और भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। कोई भी, जाहिर सी बात है, जब कोई भी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से या तो उसको फायदा हो रहा होता है, या कहीं ना कहीं वो उसके कार्य साधक स्थिति बनाती है उसमें। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति जिसको भारत ने फॉलो किया, वह उसको सफल बनाने में कहां तक सफल रही थी। ये देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, जो ये दो चित्र जो दिए हुए हैं आपके, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए एंड यूएसएसआर की विजय को इंगित करते हैं या विजय को दर्शाते हैं। क्या कर रहे हैं, उसकी विजय को दर्शा रहे हैं। पहला है जो ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का झंडा फहराया जा रहा है अमेरिका की सेना के द्वारा, और दूसरी तरफ सोवियत संघ का है, वो झंडा उसका फहराया जा रहा है। किसी क्षेत्र पर जब विजय प्राप्त करके उस पर ये झंडा जब फहराया गया है तो ये उसकी विजय को दर्शाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों चित्रों की जो स्थितियां हैं, देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। कितनी महाशक्तियों का? दो महाशक्तियों का। कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर की विजय को इंगित करते हैं, उसकी विजय को दिखाते हैं। पहला है अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945, अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए।
ये जो पहला चित्र आपका दिखाया हुआ था, ये अमेरिकी सेना का द्वारा 23 फरवरी 1945 को जापान देश के आइवो जिमा शहर में, या आइवो जिमा जो क्षेत्र है उस पर अपनी लड़ाई में जीत हासिल करने पर जो झंडा फहराया जा रहा है उसको दर्शाते हुए। सेकेंड है क्या, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के सैनिक मई 1945 में, कितने में, मई 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग, जर्मनी, जर्मनी जो देश है उसके शहर बर्लिन, बर्लिन में राइस्टिंग बिल्डिंग है, उस पर अपना ये झंडा फहराते हुए दिखाए गए। आप देखें इन चीज को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में, और इसमें मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ और अमेरिका सम्मिलित थे। ये जितने भी विकसित देश हैं ये मित्र राष्ट्रों की सम्मिलित थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों में ये जर्मनी और जापान थे। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने परमाणु हमले किए थे किस पे, जापान पे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, जर्मनी जापान इनकी हार हो चुकी थी, और उन पे अपनी विजय दिखाने के लिए कार्य किए गए थे, ये जो भी कार्य किए गए। आपका शीत युद्ध का यहाँ आ जाइए, वो मैंने आपको पिक्चर्स के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब आप अपनी स्थिति पे आ जाएं, अपने चैप्टर से रिलेट हो। कौन सा चल रहा था हमारा चैप्टर, शीत युद्ध का दौर, और उसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका क्यूबा मिसाइल संकट। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के दौर में, उसमें है क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट में आप पढ़ेंगे 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर दे और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का क्या हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को, आप समझ रहे होंगे सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका, इनके मध्य तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, और इसी तनावपूर्ण स्थिति को क्या नाम दिया गया था, शीत युद्ध। क्या नाम दिया गया था, शीत युद्ध। और जब ये शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी, आप समझ सकते हैं इसको, तब सोवियत संघ के जो नेता हैं उनका जुड़ाव था क्यूबा से। क्यूबा का थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बता दूं, जैसे कि भारत और श्रीलंका की पोजीशन है, आपने मैप में देखा होगा, भारत और श्रीलंका जैसे पास पास है ना, उसी प्रकार से एक तटीय देश है अमेरिका का, कौन, क्यूबा। तटीय तट के पास में स्थित एक देश है, द्वीपीय देश है क्यूबा। कौन सा है, क्यूबा। और उसका जुड़ाव उसका पड़ोसी आप मुल्क बोल सकते हैं, हालांकि उनकी जमीनें जो उनका स्थल है वो आप एक दूसरे से स्थलीय स्थिति पे उसको नहीं देख सकते जुड़ाव उसका, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके पास होने के कारण उसका आप उसको बोल सकते हैं उसका तटीय देश है। और तटीय देश होने के कारण उसका जुड़ाव किसके साथ होना चाहिए था, अमेरिका का, लेकिन अमेरिका के साथ उसका जुड़ाव नहीं था, जुड़ाव था उसका सोवियत संघ के साथ। क्यों था, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था थी क्यूबा के अंदर, और साम्यवादी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था क्यूबा। और आप सभी समझ रहे होंगे सोवियत संघ क्या था, साम्यवादी समाजवाद व्यवस्था को फॉलो करता था, और अमेरिका के अंदर थी पूंजीवादी व्यवस्था। ऐसे में करके उन दोनों की यही विचारधारा, यही मानसिकता के कारण उनका टकराव हुआ था। और आप समझ रहे होंगे जब क्यूबा के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी तो वो संघ साथ किसका दे रहा था, सोवियत संघ का। तो उनको ये सोवियत संघ के जो नेता, उनको ये चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका क्या कर दे, क्यूबा पर आक्रमण कर दे, ये हमारा साथ दे रहा है इसलिए, क्योंकि उसकी साम्यवादी व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए अमेरिका क्या नहीं कर दे, उस पर आक्रमण ना कर दे, और वहां का क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उसका तख्ता पलट नहीं हो जाए। जब आक्रमण कर देगा तो उसका तख्ता पलट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, और हटाने के बाद पे वहां पर जो राष्ट्रपति होता वो अमेरिका द्वारा सुनिश्चित किया हुआ होता, और वो पूंजीवाद को ही फॉलो करता। इसलिए उनको ये चिंता सता रही थी। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। आप समझ रहे होंगे, उसको सहायता देता था आर्थिक स्थिति में, और आप बोलते हैं राजनीतिक मामलों में। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यूबा है अमेरिका के पास में, किसके पास में, अमेरिका के पास में। यदि हमें अमेरिका पर हमला करना है या फिर युद्ध की स्थिति बनती है,
जो हमारे जो हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, वो यदि क्यूबा पर सैनिक अड्डा बनाकर उस पे एक जखीरा तैयार कर दिया जाए, क्यूबा को अड्डा बना दिया जाए, सैनिक अड्डा बना दिया जाए, तो हम कहीं ना कहीं अमेरिका को ज्यादा हताहत कर पाएंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे। ऐसे में करके उन्होंने सैनिक अड्डा वहां पर क्यूबा में बनाने की सोच लिया या फैसला किया। 1962 में निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के जो नेता हैं, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात भी कर दी, तैनात कर दिया उनको सैनिक अड्डा बनाने के तो परमाणु मिसाइल उन्होंने तैनात भी कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने में आ गया, नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। उनकी तैनाती हो गई परमाणु मिसाइलों की, तो नजदीक, भाई नजदीक से ज्यादा हमला किया जाएगा तो ज्यादा नुकसान होगा उससे। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था, ज्यादा आता, ज्यादा नुकसान कर पाता उसको। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता लगी, या 3 हफ्ते बाद लगी कि अमेरिका ने, वो सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना परमाणु हथियार तैनात कर दिए क्यूबा में। इस बात की भनक या इस बात की खबर किस अमेरिकी को कब लगी? 3 हफ्ते बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, और उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी, वो कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे थे जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए या परमाणु युद्ध स्टार्ट हो जाए। इनके मध्य सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य दोनों महाशक्तियां थी। यदि परमाणु हमले हो जाते तो जाहिर सी बात है ये तीसरा विश्व युद्ध बन जाता। ऐसे में करके वो हिचकिचाते रहे थे, थोड़ा फैसला नहीं कर पा रहे थे ढंग से, और ये स्थिति अगर बन जाती तो विश्व विध्वंस में समय नहीं लगता। ऐसे करके उन्होंने ये फैसला थोड़ा सा टाल दिया, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव, जो निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा से परमाणु मिसाइलों को हटा ले, मिसाइलों और परमाणु हथियारों को वहां से हटा ले। वो दृढ़ थे इस बात पे, फिक्स पक्का थे इस बात पर। कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे नहीं तो दूसरी तरीका से अपनाते हैं। उसके जो जंगी बेड़े आप समझते हैं, जो उसके युद्धपोत होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हवाई क्षेत्रों में, ऐसे ही उन्होंने अपने जो युद्धपोत होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं जिन पर बड़ी मात्रा में हथियार और सेना होती है, उनको कहाँ भेज दिया? क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जो जहाज वहां पर आ रहे थे हथियारों को लेकर, उनके आगे खड़ा कर दिया, उनको रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले में प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। उसने दे दिया कि हम अब तुम्हें परमाणु हथियार का जो जखीरा है या परमाणु सैनिक अड्डा है वो उस क्यूबा को नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हमारे देश को कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है इसको लेकर। वो उनके सामने आ गए। तो यहाँ दोनों की महाशक्तियां, दोनों ही सेना, दोनों महाशक्तियों की, वो कहाँ आ गई? एक दूसरे के सामने। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे की सेनाएं सामने आ खड़ी हुई तो ऐसे में लगा क्या हो गए? युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? दोनों दिनों की जब सेना टकराव की स्थिति को छोड़कर और कहाँ गई? एक दूसरे के सामने भिड़ंत की स्थिति हो गई। इसी को क्या हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट का नाम दिया गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। पूरी विश्व इससे डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आम युद्ध नहीं होता, ये बहुत बड़ा युद्ध होता, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत अधिक मात्रा में हताहत करते हैं, नुकसान करते हैं, उनका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। ये दोनों और दुनिया के चैन की सांस ली। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से क्या सोचने लगे कि हमें युद्ध इसकी स्थिति नहीं बनानी है, युद्ध को टालना है, और दुनिया चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। सोवियत संघ के जो जहाज वहां पर आ रहे थे वो वापस हो लिए। और क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये क्यूबा जो मिसाइल संकट है, ये चरम बिंदु कह सकते हैं आप शीत युद्ध का। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। शीत युद्ध बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत अधिक समय तक चला था, अधिक कई वर्षों तक चला था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच। साथी देश से आप समझ रहे होंगे, उन्होंने अपने अपने गुट बना लिए थे।
तो ऐसे में करके उनके बीच प्रतिद्वंदता रही थी, एक तरह से होड़ रही, तनाव उनके बीच खींचातान चली और संघर्ष, छोटे मोटे कुछ युद्ध भी उनके होते रहे, एक श्रृंखला के रूप में लगातार होते रहे, कुछ बहुत सालों तक ये जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। इन्होंने, अच्छी बात ये रही इसमें, ये जारी तो बहुत दिनों तक रहे, स्थितियां चलती तो बहुत रही टकराव की, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने एक बड़े युद्ध का ये या फिर खूनी संघर्ष का रूप नहीं लिया इसने, जो ये स्थिति, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न भी रहे, जुड़े भी रहे, वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से भी बच गई। लेकिन हुआ क्या, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तीसरा विश्व युद्ध ही होता अगर इन दोनों का कोई रक्त रंजित युद्ध हो जाता तो। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन तथा अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। शीत युद्ध को आप बस इतना नहीं बोल सकते कि अपनी शक्ति प्रदर्शन का ही एक कार्य रहा, या सैनिक गठबंधन जो मैंने आपको बता रहा हूँ को जुड़ाव किए गए इनके सैनिक सेनाओं के। जब दो राष्ट्र एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनकी राजनीति, उनकी सैन्य शक्ति वो आपस में जुड़ती हैं, इसी को सैनिक गठबंधन कहते हैं। अथवा शक्ति संतुलन, बस इतना नहीं था कि तूने एक परमाणु परीक्षण कर लिया फिर मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा इतना मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। बल्कि इसका मुख्य कारण ही विचारधारा की आइडियोलॉजिकल स्थिति में वॉर थी। आइडियोलॉजिकल वॉर बोल सकते हैं इसको आपको। अमेरिका पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा था या फॉलो कर रहा था, और सोवियत संघ साम्यवाद को, इसी का युद्ध था इन्हीं में। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी, जो विचारधारा की जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। इस जो विचारधारा है वो किस बात में, राजनीतिक कि राजनीतिक की दृष्टि से कौन सी स्थिति है, आर्थिक स्थिति को कौन ज्यादा बेटर रखता है, या सामाजिक जो जीवन होता है उसको सबसे बेटर जो आइडियोलॉजिकल स्थिति है वो कौन करता है, सूत्रबद्ध कौन जुड़ाव रखता है, उसका बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका कहता था कि पूंजीवाद है और सोवियत संघ कहता था कि साम्यवाद है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, जो लीडर था पश्चिमी जो देशों का, पश्चिमी गठबंधन का, वो था अमेरिका। यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक या समर्थक था। जो यह जो गुट है ये उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाला था या फॉलो करने वाला था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था, वहीं पूर्वी गठबंधन का जो नेता था वो कौन था, सोवियत संघ। और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। इसकी जो प्रतिबद्धता है, इसका जो जुड़ाव है किसकी में थी, समाजवाद या साम्यवाद के लिए। अब ये जो मैप है आप ये जो देख रहे हैं, ये है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान स्थितियां। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट में आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यूबा, छोटा सा, देखिए ये जो हिस्सा है ये है क्यूबा का, ये है क्यूबा। और ये जो हिस्सा है ये देख रहे हैं यूनाइटेड इट्स, मतलब ये जो व्हाइट व्हाइट दिया हुआ है, व्हाइट हिस्सा है यूएसए। कौन है, यूएसए, अमेरिका। अब ये किसके, ये दोनों पास में है। जब इसने यहाँ परमाणु हथियार तैनात कर दिए सोवियत संघ ने, तो ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो इसके उसमें आ गया था, घातक क्षेत्रों में, कि इतना हिस्सा ये जो नुकसान पहुंचा पा रहा था। सोच के देखिए कि अमेरिका कितना, क्यों अमेरिका, अधिकतर अमेरिका का क्षेत्र वो किस में आ रहा है, परमाणु हथियारों या परमाणु मिसाइलों के घातक उस स्थितियों में आ रहा है। यहाँ से वो बहुत हताहत कर पाता। ऐसे में करके अमेरिका को डर लग गया था कि ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हमको कर देगा। ऐसे में करके ये स्थिति हुई थी कि जो सोवियत संघ ने यहाँ जो हथियार तैनात किए उनको वापस ले दिया, लाने के लिए वहां उन्होंने वापसी का रुख कर लिया, और अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को यहाँ पर भेज दिया, इससे कि वो दोनों एक दूसरे से सामने आकर डट गए। और पूरे विश्व को ये लगा था कि अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने समझदारी दिखाते हुए यहाँ से अपनी अपनी सेना वापस बुला ली और ये युद्ध टल गया। यहाँ जब एक दूसरे के सामने आके खड़े, यही क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया, क्योंकि समूचे विश्व को लगा था कि अब युद्ध होकर रहेगा। अब देखिए यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच, परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखा रहा है कि परमाणु मिसाइल कहां तक घातक
नुकसान पहुंचा सकती है। यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, जैसे कि हमारे देश में कौन सी है, रॉ है, आप सभी जानते हैं। तो आप समझते हैं जैसे कि हमारे देश में रॉ है, उसी प्रकार से अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA। और उसके जो क्यूबा मिसाइल संकट जो है, यह कौन सा क्यूबा मिसाइल संकट है, कौन सा है, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में संकट पर हुई गोपनीय बैठक में यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। गोपनीय बैठक से क्यूबा मिसाइल संकट पर जब अमेरिका की बैठक हुई, उसमें ये यूज किया गया था, ये दिखाया गया था कि किस तरह से हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है सोवियत संघ। USA, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है USA, ये है क्यूबा। कौन सा है, क्यूबा। बहुत पास फिर भी बहुत दूर, मैंने नक्शे में देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ कि महाशक्ति के इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिका विरोधी सरकार कायम है। देखिए, इस बात से बस इतना ही आशा लग रहा है कि उसकी जो अमेरिका की जो आइडियोलॉजिकल स्थिति थी, पूंजीवाद, उसको क्यूबा क्या नहीं करता था, फॉलो नहीं कर रहा था, वो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा था। और ये चीज आपने देखे, इतने पास होने के बावजूद भी इनकी विचारधाराएं विरोधाभास जता रही थी। इसलिए बहुत पास लेकिन फिर भी बहुत दूर, क्योंकि ये एक दूसरे की खिलाफत करते थे कि महाशक्ति के इतना पास होने के बावजूद भी ये किसकी सपोर्ट करता था, दूसरे स्थित देशों को।